पाकिस्तान स्टॉक डेटा चैनल में खुशामदीद। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो देखते हैं मार्केट का कैपमैन एनालिसिस। जी जनाब, क्या हाल है आपका। तो अभी हमने वीकेंड की वीडियो पे जो क्वेश्चंस हैं या कमेंट्स हैं या कोई तनकीद है वो तो अभी नहीं देखी, वो तो बाद में देखेंगे। लेकिन कुछ बातें करनी थी तो हमने कहा एक वीडियो आज बना लेते हैं। तो मार्केट तो ओवरऑल आज ठीक रही, लेकिन देखते हैं जी। अब एलपीएल को देखें तो एलपीएल को आज अपर कैप लगा। आपको हमारी स्ट्रेटजी पता है, हमने वीकेंड पे कहा था नीचे जाएगा तो हम और बाय करेंगे। और ये देखें वहाँ पे ये फ्राइडे को 1480 पे था और मंडे को 1390 पे आया। तो हमने अपने क्लेम के मुताबिक बाय किया, बल्कि 1480 ये 50 तक भी गया था, 1350 तक गया था, तो हमने वहाँ पे भी बाय किया। और हो सकता है कुछ लोग कहते हो कि भाई ये पता नहीं बंदा पागल हो गया क्या कर रहा है, लेकिन वो एक आपने गाना सुना होगा ना, तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, अपने पे भरोसा है तो दाव लगा ले। तो हमें अपने पे भरोसा था और हमने वही किया। और आज इसकी जनाब साहब वो बोर्ड मीटिंग आ गई, तो बोर्ड मीटिंग का बहाना बना के तो इसको अपर कैप लगा दिया। अब टेक्निकल एनालिस्ट भी आपको कई दफ़ा बोलते हैं कि भाई जो फॉलिंग नाइफ होता है उसको नहीं, उसमें नहीं हाथ डालना चाहिए। ठीक कहते होंगे वो भी, क्योंकि वही बात है ना कि जब मार्केट गिराना शुरू करे तो कोई पता नहीं शेयर को कहाँ ले जाते हैं, और ऊपर ले जाना शुरू करें तो कोई पता नहीं कहाँ ले जाते हैं। लेकिन वो फिर जब ये नीचे जाके ऊपर आता है ना, वो तब भी हाथ नहीं डाल पाते। और अगर कुछ वॉल्यूम देख के या अपर कैप देख के हाथ डालते हैं तो कोई पता नहीं कल इसको फिर लोअर कैप लगा दें, वो कोई पता नहीं होता। लेकिन हमारी तो स्ट्रेटजी उसी तरह कामयाब रही। 1450 वाले हमने 15 पे बेचे, 14 वाले 1450 पे बेचे, 1350 वाले 14 पे बेचे, और आज हमने अपर कैप पे भी थोड़े से बेचे। लेकिन हमारे पास अभी भी बहुत है और हम उस स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे। और हो सकता है कुछ टेक्निकल एनालिस्ट आपको यहाँ पे कोई पट्टी बना के कहें कि जी आपने जो है ना, जब तक ये 18 से ऊपर नहीं जाएगा आपने इसमें हाथ नहीं डालना। अगर फंडामेंटली इसका जाना बनता हुआ तो वो यहाँ से 18 तक वाला पैसा भी मिस करा देंगे, और हो सकता है 18 पे जाके ऊपर जाए फिर वापस नीचे आ जाए। बहरहाल अब आने वाले दिन बताएंगे कि एक दिन की तेजी थी या आगे तेजी रहेगी, लेकिन अब तेजी हो भी सकती है। और डे एंड पे इनका ये नोटिस भी आया, ये है जी 14 नवंबर को, ये जिसमें शेयर होल्डर से अप्रूवल लेंगे एग्रीमेंट ख़त्म करने की। तो आप लोग इसमें यहाँ पे जो शेयर होल्डर्स हैं वो यहाँ पे है, ज्वाइन करने का प्रोसेस होगा। आप उनको रिक्वेस्ट भेज दें, ईमेल कर दें यहाँ पे ना, कि आप उनको ईमेल कर दें कि भाई आप ज्वाइन करना चाहते हैं ऑनलाइन। जो लोग ज्वाइन कर सकते हैं, और जो लाहौर वाले हैं हम तो समझते हैं कि आप उस दिन पहुँच जाएँ, वहाँ पे जाके उनसे डिस्कस करें और फिर आप हमें भी अपडेट करें कि भाई क्या कहा। क्योंकि पता नहीं ऑनलाइन ज्वाइन कई दफ़ा हो नहीं पाता, कोई इश्यूज आ जाते हैं उसमें, या उस दिन अगर हम बिजी हों तो। अच्छा, कुछ चीज़ें इसमें देख लेते हैं इन्होंने क्या लिखा है। द ओरिजिनल टर्म ऑफ द एग्रीमेंट फॉर 30 ईयर्स एंड स्केड्यूल्ड टू एक्सपायर ऑन नवंबर 28 2028। अभी 4 साल पड़े थे, लेकिन अब 1 अक्टूबर से टर्मिनेट हो जाएगा। पेमेंट ऑफ रिसीवेबल्स अक्रूइंग अप टू 30 सितंबर, कंप्राइजिंग ऑफ कैपेसिटी परचेज प्राइस, एनर्जी परचेज प्राइस एंड पास थ्रू आइटम्स विल बी मेड बाय दिसंबर 31 2024। यानी कि ये कमिटमेंट तो हुकूमत की है कि 3 महीने के अंदर अंदर पे कर देंगे, विच इज़ अ गुड थिंग अगर वो इस कमिटमेंट को मीट करते हैं। डिलेड पेमेंट इंटरेस्ट विल नॉट बी पेड एंड हैव टू बी रिटर्न ऑफ। ये वही चीज़ है जो हमने वीकेंड के वीडियो में डिस्कस किया, और इनकी जो एक अप्रॉक्सीमेट प्राइस है वो भी हमने वीकेंड की वीडियो में डिस्कस की है। लेकिन ये उस मीटिंग में उनसे कंफर्म करना है कि भाई बताएं कितनी है, या उससे पहले हो सकता है वो अकाउंट्स क्वार्टरली आ जाएं तो उसमें भी कुछ पता लग सकता है। इन केस सर्टन टैक्स केसेस आर डिसाइडेड इन फेवर ऑफ एफबीआर, यानी कि इनके एफबीआर से कुछ केसेस चल रहे हैं, एंड द कंपनी इज लायबल टू पे द अमाउंट टू एफबीआर, देन द सीपीपीएजी इज ऑब्लाइज्ड टू रीइंबर्स द सेम टू द कंपनी। यानी कि ये एक अच्छी चीज़ है, ये इन्होंने हुकूमत के साथ एग्रीमेंट किया है। इनके कुछ केसेस चल रहे होते हैं ना, वो सेल्स टैक्स के या इनकम टैक्सेस के मुख्तलिफ चल रहे होते हैं, वो तो 6-6 7-7 साल चलते हैं। तो अगर कोई केस इनके खिलाफ आ गया और एफबीआर ने इनके ऊपर कोई पेनल्टी लगा दी, कोई वसूली इनको कह दी कि भाई हमने आपसे वसूली करनी है, तो वो हुकूमत इनको रीइंबर्स करेगी, वो इनको अपनी जेब से नहीं देना पड़ेगा। फिर है कंपनी शेल इनवॉइस एंड सीपीपीएजी शेल मेक पेमेंट्स ऑफ एक्रूड टिल, ये भी कोई छोटे मोटे चार्जेस होंगे वो भी, लेकिन इसको ज़्यादा भी देखने की ज़रूरत नहीं है कि वो भी सीपीपीए देगा इनको।
कंपनी शेल रिटेन द ओनरशिप ऑफ द कॉम्प्लेक्स, यानी कि इनके जो फिक्स एसेट्स हैं वो इन्हीं की ओनरशिप में रहेंगे। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इज नॉट पेइंग एनी अदर कंपनसेशन, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा, कोई फ्यूचर पेमेंट्स नहीं मिलेंगी, यही अंडरस्टैंडिंग थी। द कंपनी फॉरफीट्स, वेव्स एंड रिलिंक्विश्ड ऑल और एनी राइट्स और क्लेम्स इट हैव अंडर द गारंटी। अब ये पता नहीं कोई है भी कि नहीं, वैसे एक स्टैंडर्ड स्टेटमेंट भी हो सकती है, कोई और इनके राइट्स अगर हैं तो एग्रीमेंट में होंगे, हो सकता है। और वही बात है कि वो इंटरनेशनल कोर्ट में जाने वाले वो राइट को भी रिलिंक्विश कर रहे हैं। The document which is captioned negotiated settlement agreement will be governed by laws of Pakistan, यानी कि जो भी टर्म्स हैं, मतलब ऐसे कमाल है, जो हुकूमत से कॉन्ट्रैक्ट हुआ विच इज़ गवर्नड बाय लॉ ऑफ पाकिस्तान, उसको डंडे के जोर पे रिमूव करके कह रहे हैं कि अब जो एग्रीमेंट होगा टर्मिनेशन का, और उसमें टर्मिनेशन की जो क्लॉजेज होंगी जिनकी बेसिस पे इनको पैसे मिलेंगे, दैट इज ऑल्सो गवर्नड बाय लॉ ऑफ पाकिस्तान। यानी कि अब कल को डंडे के जोर पे इस एग्रीमेंट को वायलेट किया तो कौन पूछेगा किसको। तो अब वही है कि इनके सामने वो मैटर रखा हुआ टास्क फोर्स से मतलब टास्क फोर्स ने रखा, फोर्स से रखा और इनको जो है उसकी बेसिस पे ये टर्मिनेट कर रहे हैं। और अभी ये लिखा है कि करंटली एंड गिवन द इमरजेंट सिचुएशन नो डेफिनेटिव प्लान्स फॉर फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन हैज़ बीन मेड, यानी कि यही लिखा हुआ है कि भाई अभी हमने बिल्कुल नहीं सोचा कि इन पैसों का करना क्या है। तो ये मेरे भाइयों, तमाम माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स इन पे कोशिश करें ज़ोर डालने की कि भाई इस पैसे को अभी कंपनी को बंद करें और ये पैसा वापस करें। हुकूमत की आपको ज़रूरत नहीं है, तो आपको अगर वो कहते हैं कि भाई 3 साल में आप इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा रखें और आपसे शायद ज़रूरत पड़ी तो टेक एंड पे पे ले लेंगे, अगर कोई ऐसी चीज़ है। वैसे तो हमारे ख्याल में एग्रीमेंट टर्मिनेशन का मतलब यही है कि इनसे टेक एंड पे भी नहीं होगा, लेकिन कोई भी ऐसी चीज़ का वो कहें तो उनसे कहें भाइयों प्लीज़ आप शेयर होल्डर्स को और फर्दर नुकसान ना करें और बंद करें। और अगर वो कहें कि नहीं जी हम एक्सप्लोर करेंगे कि भाई हम कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो उस पर भी ज़ाहिर बात है हम जोर नहीं दे सकते अनलेस के सारे माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स इकट्ठे हो जाएं। तो आप उनसे रिक्वेस्ट करें या जिस तरह भी कहें कि भाई आप ऐसा ना करें, आप हमारे पैसे हमें वापस करें। हमें उम्मीद नहीं है निशात ग्रुप से कि वो शेयर होल्डर्स का ख्याल रखेंगे, लेकिन हो सकता है अल्लाह किसी टाइम पे उनके दिल में रहम डाल ही दे। क्योंकि आइडियल सिनेरियो में जब एक कंपनी बनी है, जिस मकसद के लिए बनी है, जब वो मकसद ख़त्म हो गया है तो कंपनी को बंद हो जाना चाहिए। हाँ, अगर कोई प्राइवेट ओनर है वो जो मर्जी करे, वो अपने पैसे से जो मर्जी करे, जो उसकी पोर्शन, जो निशात मिल्स का फॉर एग्जांपल पोर्शन है इस कंपनी में, वो पैसा अपने पास रखें और उससे जो मर्जी करें। लेकिन जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं उनका पैसा, ये बहुत ही बड़ी ज्यादती है कि वो उनकी मर्जी के बगैर वो उसको इन्वेस्ट करते रहें। तो पाकिस्तान में कोई लॉ प्रोटेक्ट नहीं करता हमें लगता है, या अगर प्रोटेक्ट करता भी हो तो उसको कोई घास नहीं डालता होगा, लेकिन माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को कहीं ना कहीं पे इकट्ठे होने की ज़रूरत है। लेकिन एक बात है कि अब अगर ये पैसे मिल जाएं और इस पैसे को ये लोग शेयर होल्डर्स को वापस कर दें तो भी इस रेट पे बहुत फ़ायदा है। और अगर वो शेयर होल्डर्स को पैसे वापस ना करें और सोचें कि भाई हमने कोई और बिजनेस बनाना है, तो भी लॉन्ग टर्म में फिर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स स्टिल नॉट दैट बैड, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि फिर वो इतनी जल्दी आपके पैसे रिकवर हों। तो ये दोनों पॉइंट मद्देनज़र रखना ज़रूरी है। फिर जी निशात पावर आज एक्स हुआ और उसको बहुत ज़्यादा नीचे तो नहीं लेके आए, बल्कि बीच में एकदम उसमें मूव बनी। ये देखें वापस 26-30 पे लाके फिर वहां पे उसको मार के गिराया है और लोड लॉक पे वो क्लोज हुआ है। और ये एक बहुत ही फनी बात हमें लग रही है कि इस टाइम पे निशात पावर और निशात चुनिया पावर की प्राइस एक बराबर हो गई है। देखें ये है चार्ट निशात पावर का, और आज इसमें बे इंतहा का वॉल्यूम लगाया गया है और वो वॉल्यूम सेलिंग वॉल्यूम था काफ़ी। हमारा ये अंदाज़ा है, अब हमारा या असेसमेंट कह लें जो भी है, जब किसी कंपनी में इतना बड़ा वॉल्यूम लगे, सेलिंग वॉल्यूम लगे और लोड लॉक पे क्लोज हो, तो उसके आम तौर पे हमारे मुताबिक दो मतलब होते हैं। और ख़ास तौर पे एक कंपनी जो बड़े अरसे से गिर रही है, एक दिन आके उस गिरते गिरते में उसको एक बहुत ही बड़ा वॉल्यूम एक दिन लगा है और लोड लॉक उसने किया है। तो ऐसी सूरत में ये दो वजूहात हमारे मुताबिक हो सकती हैं। पहली एक वजह यह है कि वो कंपनी रूमर्स की वजह से या किसी भी वजह से गिरती जा रही थी, उसकी प्राइस गिरती जा रही थी, और एक दिन आके लोगों को पता लग गया कि यार ये कंपनी बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है, इसमें कुछ बाकी नहीं रहा, और वहाँ पे उसमें शदीद सेलिंग आई है और वो वहाँ से फिर कभी उठ नहीं पाएगी।
लेकिन क्या निशात पावर ऐसी कंपनी है? आज अगर इसके एग्रीमेंट ख़त्म भी हो जाते हैं तो हमारी वीकेंड की एनालिसिस में आप देख चुके हैं कि कंपनी फिर भी एज अ कंपनी, एज अ फंडामेंटल्स, एज बैलेंस शीट, एज बुक वैल्यू कितनी स्ट्रांग है। और ऐसी कंपनी में जब इतनी गिरावट के बाद एक दिन उसमें शदीद गिरावट आए और शदीद वॉल्यूम लगे, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आज इसमें से जितना माल छुड़ाना था वो छुड़ा चुके हैं। अब अगेन ये कल या परसों वाजे हो जाएगा या इस वीक के अंदर वाजे हो जाएगा। अगर तो यहाँ से इसको एक दो लोड लॉक्स और लग जाते हैं तो फिर हमारी ये असेसमेंट गलत रही, क्योंकि कंपनी तो फिर भी स्ट्रांग है, उस पर कोई डाउट्स नहीं है। और ऐसा हो सवाल ही नहीं पैदा होता कि ये कंपनी जो है ना वो जी ख़त्म हो जाए और बिल्कुल ना हो। लेकिन हम जो भी असेसमेंट किया हमने ना, वो असेसमेंट सही है या गलत ये आने वाले 2-3 दिनों में पता लग जाएगा। अगर तो आने वाले 2-3 दिनों में ये रिकवर नहीं करता यहाँ से, तो फिर इसका मतलब ये कि हमारी असेसमेंट गलत हुई है और ये अगेन लर्निंग प्रोसेस है ना। और अगर ये रिकवर करता है कल, परसों या फ्राइडे को, यानी कि इस वीक में, इस वीक के एंड पे इसकी क्लोजिंग आज की प्राइस से ऊपर हुई, तो फिर इसका मतलब है कि हमारी असेसमेंट सही है और जितना उन्होंने माल लोगों से छुड़ाना था वो छुड़ा लिया गया है। देखें जी अब ये कैसी रहती है असेसमेंट, क्योंकि वीडियो तो आप देख लेंगे मंगल को, तो पता लग जाएगा 2-3 दिन में, फिर वीकेंड पे इस पे बात कर लेंगे। लेकिन हम आपको हकीकत बता रहे हैं कि हमने इसमें आज लोड लॉक पे काफ़ी बाइंग की है। अब लेट्स सी। बहरहाल अगर ये नीचे चला भी जाता है, फॉर एग्जांपल हमारी असेसमेंट गलत होगी, इसको 2-3 लोड लॉक्स और लग गए, तो इसमें भी हम लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से एलपीएल वाली स्ट्रेटेजी ही फॉलो करेंगे। अगेन हम किसी से नहीं कह रहे कि वो करे, ये ना हो कि दोनों डूबें। तो बहरहाल लेकिन हमने आपको बता दिया है कि ये एनपीएल बहुत ही लो रेट पे आ गया है और इत्तेफाक से हमें नहीं लगता था कि इसको इतना लो लेके आएंगे, और इसमें से हमने एग्जिट भी नहीं किया था। लेकिन हमने आज इसमें फिर भी काफ़ी ज़्यादा बाइंग की है और हमने एक काम किया आज कि आज आपको पता है कैपको का आज लास्ट डेट बिफोर एक्स थी। कैपको उतना ज़्यादा गिरा भी नहीं है, कैपको पे उतना इम्पैक्ट भी नहीं होना था इसका, ये जो एग्रीमेंट्स हुए हैं। और कैपको बहुत ज़्यादा तेज़ी से मूव्स देता भी नहीं है, तो हमने आज थोड़ा सा रिस्क लिया है। हमारे पास रिस्क क्या लिया ना, मतलब एक स्ट्रैटेजी की है कि हमारे पास क्योंकि काफ़ी सारे भी पीछे कुछ अर्से में डिविडेंड्स इकट्ठे हो गए हैं, हम इस वक्त और डिविडेंड नहीं लेना चाहते, क्योंकि हमारे फिर वो कैपिटल लॉसेस नहीं तो फिर उनके अगेंस्ट सेट ऑफ नहीं होंगे कैपिटल गेंस के अगेंस्ट। तो हमने इसमें मैक्सिमम यहाँ से निकाला और यही फिर हमने एनपीएल में शिफ्ट किया है, बल्कि कुछ एलपीएल बेचा वो भी फिर एनपीएल में शिफ्ट किया, इस तरह भी किया हमने। तो हमने आज यहाँ से थोड़ा सा एग्जिट लिया है। अब ये कल 26 रुपये पे ओपन होगा, फिर देखेंगे, हो सकता है हम इसमें कुछ बायबैक भी करें, क्योंकि अभी हमारे पास थोड़ा सा कैश जमा हो गया है। लेकिन ये है कि हमने अभी ये देखें, ये ऊपर था और एनपीएल नीचे, तो ये स्ट्रेटजी हम इस तरह कई दफ़ा करते हैं कि फिर ऊपर वाले में से निकल के हम नीचे वाले में चले जाएं। लेकिन उनमें अगर हमने वो शेयर हमारी आइडेंटिफाइड अच्छे शेयर्स की लिस्ट में हो तब, ये नहीं कि हर शेयर में, क्योंकि हर शेयर का तो पता ही नहीं होता ना कहाँ जाएगा। उसके बाद जी मारी में भी आज थोड़ा सा वॉल्यूम लगा, थोड़ा सा पॉजिटिविटी रही, और हमने तो अपने थोड़े बहुत नीचे लिए थे, वो आज साथ साथ थोड़े थोड़े बेच भी दिए, तो इसमें जो हमारा टैक्स का इम्पैक्ट है वो हमारा तकरीबन कवर हो चुका होगा अब तक। और इसमें भी लेकिन आप ये भी चीज़ देखें, हमें नहीं लगता मारी ने अभी जो देखें एक्स होने के बाद ना, ये इसने लो बनाया था तकरीबन क्लोजिंग पे तो 403 का है, लेकिन वैसे 300 तकरीबन 87 तक गया था वो, उसके बाद उससे लो नहीं गया। और इसमें ना डायरेक्टर्स काफ़ी बाइंग कर रहे हैं, तो हमें नहीं लगता कि वहाँ से नीचे जाएगा। हाँ, ऊपर की मूव जो टेक्निकल्स वाले होंगे वो कहेंगे जी 457 का ब्रेकआउट होने दें फिर लें। बहरहाल वो तो पता नहीं ऊपर की मूव कैसी बनती है, लेकिन नीचे हमें नहीं लगता उससे ज़्यादा नीचे जाएगा। और आल्टन एनर्जी, इसका भी हमने जो एक थोड़ा सा रिस्क लिया था, तो इसका डिविडेंड तो माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त दिया 5.9 का, लेकिन बिल्कुल भी उसके मुताबिक मूव नहीं बनी। और वही बात है जो वीकेंड पे हम इसकी स्टडी आपके सामने पेश कर चुके हैं, इसलिए हमने भी देखा कि ज़्यादा ऊपर नहीं जा रहा, एकदम ऊपर हुआ लेकिन फिर नीचे ही रहा। तो हमने तकरीबन इसकी जो कल के दिन में एवरेज बाइंग की थी 21.50 पे की थी, और आज हमने तकरीबन उसमें से मैक्सिमम जो है ना 22.50 पे बेच दिए हैं। कल बाकी भी हम निकाल देंगे, क्योंकि इसकी जो बुक क्लोजर है वो हमारे ख्याल में कल लास्ट डेट है, वो आप चेक कर लीजिएगा। बहरहाल हम इसमें कल निकाल देंगे जो थोड़े बहुत लिए, ज़्यादा नहीं लिए। और सैफ पावर में भी हमने थोड़ा सा जो थोड़े बहुत थे ना वो हमने निकाल दिए, क्योंकि वो हमने निकाल के अब उसमें रिकवरी आई जो कुछ मर्जी हो, लेकिन हमने वो कल जो है वो इसमें से कल कुछ निकाले थे और वहीं से एलपीएल में शिफ्ट हो गए थे, आज कुछ निकाल के हम एनपीएल में शिफ्ट हो गए हैं वहाँ से।
तो हो सकता है उसमें भी रिकवरी अच्छी आ जाए, लेकिन बहरहाल हमने फॉर द टाइम बिंग हमें उसमें से अब थोड़ा सा इंटरेस्ट, जब तक ये एग्रीमेंट्स की क्लैरिटी नहीं आती ना तब तक हम उसमें अब नहीं जाएंगे। अगर कुछ क्लैरिटी आती है और इनको कोई फ़ायदा होता है तो फिर देखेंगे। और अगेन वही बात है कि हम हब में इस वक्त नहीं कर रहे। और माशाल्लाह जी आज तो हमारा, आपको पता है कि आज एनपीएल में हमारी मुनासिब इन्वेस्टमेंट थी, और आज वो एक्स हुआ, यानी कि 5 रुपये वहाँ से कम हुए, उसके बाद उसको लोड लॉक लगा, उसके बावजूद हमारा पोर्टफोलियो आज ऊपर है। तो माशाल्लाह से आज का दिन हमारे लिए बड़ा ज़बरदस्त रहा। और सुबह ही ठट्ठा सीमेंट जो है ये अपने तकरीबन अपर कैप के पास चला गया था, और हम वहाँ पे साथ साथ अपनी स्ट्रेटजी के मुताबिक जो थोड़ा थोड़ा हम बेचते हैं वो बेचते रहे, और जब वो नीचे आया तो वो थोड़ा थोड़ा ख़रीदते रहे। लेकिन इसमें इसमें हुआ ये कि अब ये बहाने बनाए जाते हैं, यार एक खबर आ गई कि जी इन्होंने कहा कि भाई उनसे, इन्होंने एससीसीपी वालों ने इनसे पूछा था या पीएसएक्स वालों ने, कभी आपका क्यों स्टॉक प्राइस इतनी ऊपर चली गई है, तो उन्होंने कहा जी हमें नहीं पता, यानी कि कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है जो हमने ऑलरेडी डिस्क्लोज ना की हो। अब सबसे पहली बात यह है कि ये जो प्रोसेस है ना पीएसएक्स का या एससीसीपी का, जिसका भी है, कि ये जो पूछते हैं कंपनियों से, इससे बड़ा वाहियात प्रोसेस कोई नहीं है। माजरत के साथ, अगर वो लोग सुन रहे हैं तो उनके उनसे भी माजरत। वाहियात इस सेंस में, या वाहियात नहीं कहेंगे हम, इनएफिशिएंट प्रोसेस इससे ज़्यादा कोई नहीं है कि एक कंपनी की शेयर की प्राइस 5 से 10 पहुंच जाती है, वो एक ख़त लिखते हैं, जी आप बताएं कि इसकी प्राइस क्यों ऊपर बढ़ी है, आगे से वो डायरेक्टर्स जवाब देते हैं जी हमें नहीं पता, कहानी ख़त्म। मतलब क्या ये तरीका होता है मैनिपुलेशन को इन्वेस्टिगेट करने का? माजरत के साथ, कि आपको इतना भी नहीं पता कि ज़रूरी नहीं मैनिपुलेशन में कंपनी इन्वॉल्व हो सकता है कोई और ब्रोकर्स इन्वॉल्व हों, कोई और प्लेयर्स इन्वॉल्व हों। असूली तौर पे तो आपके पास सारा डेटा होता है, आपको एनालाइज करना चाहिए कि किन लोगों ने इसकी बाइंग की, ज्यादा बाइंग की। एक सर्टन, जाहिर बात है हर बंदा 1-1 हज़ार 2-2 हज़ार जिसने बाइंग की उससे तो नहीं पूछ सकते, लेकिन जिसने मिलियंस में बाइंग की, आप उससे इन्वेस्टिगेट करें कि भाई तुमने क्यों बाइंग की, हमें ठोस एविडेंस बताओ, रीजन बताओ कि किस बेसिस पे तुमने इस शेयर की बाइंग की। जब तक इस तरीके से नहीं करेंगे तो ये प्रोसेस कैसे चलेगा आगे? लेकिन वही बात है ना कि किसी काम की नीयत होगी तो फिर वो काम होता है। जैसे लोग कहते हैं ना पाकिस्तान कि आज जो हालात हैं वो क्यों ऐसे, क्योंकि लोगों की नीयत नहीं है हालात ठीक करने की। और इस वक्त बज़ाहिर है कि एक एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जा रहा है कि अब के हुक्मरानों की और एस्टेब्लिशमेंट की नीयत हो गई है। अल्लाह करे हो गई हो, ये तो अब 2-3 साल के बाद पता लगेगा, लेकिन वो खुद इस चीज़ को ऑन कर रहे हैं कि भाई अब नीयत बन गई है, इसका मतलब वो मान रहे हैं कि पहले नीयत नहीं थी। इसी तरीके से मैनिपुलेशन को इन्वेस्टिगेट करने के डिफरेंट तरीके होते हैं, उन तरीकों को फॉलो करें। ये क्या कि बस कंपनी से पूछा क्या मसला हुआ है, वो आगे से जवाब दे दें जी कोई मसला नहीं है और बस कहानी खत्म। तो बहरहाल ये नोटिस आया, तो उसके बाद इस नोटिस को बहाना बना के जिन्होंने मैनिपुलेशन करनी होती है उन्होंने इसको इतने ऊपर से फिर नीचे गिरा दिया। लेकिन वही बात है कि हमने तो जब नीचे आया तो जो हमने ऊपर बेचा था वो हमने वापस खरीद लिया। तो ओवरऑल हमारा ट्रेडिंग में इसमें काफ़ी अच्छा दिन रहा। लेकिन जब ये ऊपर से नीचे आया तो हमारा जो बैलेंस काफ़ी ऊपर चला गया था पोर्टफोलियो का, वो नीचे आ गया। लेकिन फिर एलपीएल अपर कैप हो गया तो हमारा सब वहाँ से कवर हो गया। तो हमारा माशाल्लाह से हर डे एंड का स्टेटस हम देखते हैं। हम इस वक्त ये असेसमेंट नहीं कर रहे कि 3 दिन पहले हम यहाँ से कम थे या ऊपर थे या कहाँ थे। आज का हमारा दिन बहुत ज़बरदस्त था। और जैसे ये अब ठट्ठा सीमेंट देखें, आपको पता है कि हमने इसको फंडामेंटली असेस किया था, और बहुत कम लोगों ने, जब ये 60 के आसपास था उसका उस टाइम पे रिजल्ट आया था, तब कुछ लोगों ने इसके बारे में फंडामेंटली जिक्र करना शुरू किया था। और जो टेक्निकल एनालिस्ट हैं वो आपको ये दिखाएंगे, वो आपको ना 2-3 डंडे लगा देंगे। अभी हम यहाँ पे देखते हैं, अभी तो हम आगे हैं ना, आगे की डेट पे जिस दिन पे डिविडेंड डी लिखा हुआ है ना, आप समझ लें कि यहाँ पे था ये शेयर। वो आपको ना यहाँ पे डंडे लगाएंगे दो, वो आपको कहेंगे जी, ये जो यूट्यूब के टेक्निकल एनालिस्ट हैं उनका टेक्निकल ये करना इतना आसान होता है। कहने का मकसद है कि उनको टेक्निकल एनालिसिस तो बिल्कुल भी सही नहीं आता। बहुत ही कम लोगों को जिनको टेक्निकल एनालिसिस सही आता है। एक ये डंडा लगाएंगे, ठीक है, एक आपको ये डंडा लगाएंगे, ठीक है, और फिर आपको वो एक ये डंडा लगाएंगे, ठीक है। ये है जी यूट्यूब का टेक्निकल एनालिस्ट, ठीक है। फिर और भी कई डंडे लग सकते हैं बीच में। अच्छा, अब वो आपको यहाँ पे मिसाल के तौर पे ये जब 93 से, अब फंडामेंटली तो हमें वही कह रहे हैं ना कि जब तक इसकी ईपीएस ऐसी चलती रहेगी तो यू नेवर नो कहाँ तक जा सकता है ये। तो अगर टेक्निकल वाले हैं वो आपको फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ गया 90 पे जाके, 93 पे जाके ये आ गया जी 85 पे, 86 पे। अब वो आपसे कहेंगे कि जी इसकी जो है ना ये है सपोर्ट,
तो आप इसको 72 पे आने दें फिर खरीदें, उससे पहले ना खरीदना, वरना फिर आप इसको 794 ब्रेक करने दें फिर खरीदना। यार लॉजिकल वे में सोचे ना, इससे बड़ा मजाक ही और कोई नहीं है दुनिया में कि जब आप कहते हैं कि जी एक शेयर 80 पे महंगा है लेकिन 90 पे खरीद लेना। यानी कि आप मार्केट में जाओ जी डबल रोटी खरीदने, यार 100 की मिल रही हो तो ना लेना, 150 की मिल रही हो तो खरीद लेना। इससे बड़ी बकवास कोई चीज नहीं है। आप खुद सोचें कि आप प्रॉपर्टी लेने जाएं तो क्या आप कभी ऐसा होगा कि कोई प्रॉपर्टी जो है आपको एजेंट कहेगा कि भाई 80 लाख का मिल रहा है प्लॉट, अभी ना लें, जब 1,20,000 का हो जाएगा फिर ले लेना। इरिस्पेक्टिव के इन बातों की वजह से कई दफा टेक्निकल्स की बेसिस पे वो उनकी बात सच भी हो जाती है और शेयर उस तरह चलना भी शुरू हो जाता है, वो एक अलग कहानी है। लेकिन इसमें कोई फाइनेंशियल लॉजिक नहीं है, इसमें कोई कारोबारी लॉजिक नहीं है। और ये जब आप विदाउट फंडामेंटल्स कोई चीज इन्वेस्ट करेंगे तो वो बड़ी डाउटफुल हो जाती है। बहुत से लोग तो फंडामेंटल्स की बेसिस पे भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने को सही नहीं समझते, वो इसको जुआ ही मानते हैं और वो कहते हैं कि हलाल वगैरह वो नहीं है। लेकिन अगर आप फंडामेंटल्स की बेसिस पे नहीं, उसकी अर्निंग पे की बेसिस पे नहीं, किसी और बेसिस पे अगर आप उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो यकीन माने वो बहुत बड़ी डाउटफुल हो जाती है। इसलिए भी अगर हमें कई दफा लगे भी कि टेक्निकल एनालिसिस सही भी होता है कई दफा, पाकिस्तान में तो वैसे हमें लगता है कि वो, क्योंकि देखें पाकिस्तान में कंट्रोल ही बहुत कम लोगों के पास है ना, तो फंडामेंटल्स यहाँ पे कई दफा फंडामेंटल्स के मुताबिक या टेक्निकल्स के मुताबिक जानबूझ के चीजें चलाई जाती हैं ताकि लोगों का उस पर ट्रस्ट डाला जाए और फिर लोगों को उसी से मार मार दिलाई जाए। लेकिन जहाँ पे सब लोग इन्वेस्टमेंट का नॉलेज रखते हैं, वहाँ पे हो सकता है इनमें कोई प्रॉपर सच्चाई भी हो, और पाकिस्तान में भी कोई बहुत अच्छा टेक्निकल एनालिसिस करने वाला है तो उसकी बात में सच्चाई हो। लेकिन एक ये रीजन भी है कि हम टेक्निकल एनालिसिस के मुताबिक क्यों इन्वेस्टमेंट नहीं करते, क्योंकि वो हमारे मुताबिक उसकी कोई फाइनेंशियल लॉजिक नहीं है, उसकी कोई तजारती लॉजिक नहीं है, उसकी कोई कारोबारी लॉजिक नहीं है। तो इसलिए भी हम टेक्निकल एनालिसिस को अवॉइड करते हैं। कहने का मकसद ये है कि हमने तो जब देखा कि भाई कोई शेयर फंडामेंटली अच्छा है, उसकी अर्निंग अच्छी चल रही है, तो हम तो यही सोचते हैं कि भाई उसको 94 से 84 के दरमियान भी हम क्यों छोड़े, हम वहां से भी कमाएंगे। बहरहाल ये हर एक की अपनी अपनी मर्जी है। और यूट्यूब पे जिस तरह टेक्निकल एनालिसिस होता है ना, वो करना इतना आसान है जिसका उनको खुद भी नहीं पता होता कि वो क्या कह रहे हैं। और एक बात यार हमारी, आप ना यकीनन ये याद रखिएगा कि दूसरे को मशवरा देना बहुत आसान होता है, अमल करना बहुत मुश्किल। आप कोशिश यही करें कि ज्यादा उन्हीं लोगों की बात सुने जो खुद स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं और फिर वो आपको मशवरे देते हैं। ऐसे और भी, हमारे अलावा भी और कई लोग ऐसे होंगे, हम ये नहीं कह रहे कि सिर्फ हम हमें सुने। लेकिन जो लोग सिर्फ और सिर्फ एनालिसिस करते हैं ना और अपना पैसा नहीं लगाते, तो वो हमारी पेन को नहीं समझ सकते, ना वो उस तरीके से सोच को इस्तेमाल करते हैं। इवन ये जो ब्रोकर्स हैं, आपको हमें इन पे भी डाउट है कि इनमें से भी कितनों को टेक्निकल सही तरह आता भी है कि नहीं आता। तो कोशिश करें, अगर किसी का एनालिसिस भी सुनना है तो उसका सुने जो एटलीस्ट क्लेम करता है। अगर कोई झूठा क्लेम कर रहा है तो उसके बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर भी जो क्लेम करता है कि वो खुद भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो उसकी बात आपने सुननी है तो सुने, इवन फॉर टेक्निकल्स। अच्छा, यहीं पे हम ना एक चीज आपको चले बता ही देते हैं आज। अब ये जैसे पीएसओ है, अब देखें जितने भी लोग फंडामेंटल्स को समझते हैं वो जानते हैं कि पीएसओ बहुत अच्छी कंपनी है अगर इसके सिर्फ सर्कुलर डेट के मसाइल हल हो जाएं, और ये बहुत ऊपर जा सकती है लॉन्ग टर्म में। अभी तक वो मसाइल पूरी तरह हल अभी तक भी नहीं हुए, लेकिन फिर भी सब जानते हैं। और इसमें भी हमने तो यहाँ पे थोड़ा सा किसी टेक्निकल की बेसिस पे नहीं, लेकिन वैसे ही 160 के आसपास लिए थे और अभी ऊपर गया तो हमने 190 के आसपास थोड़े बहुत लिए थे, वो बेच दिए और अब ये थोड़ा नीचे आया है। लेकिन इस कंपनी में हमें अगेन एक असेसमेंट है स्टॉक मार्केट के हालात को देखते हुए। इस कंपनी ने अपना जो प्रीवियस हाई लगाया था पिछले 2-3 सालों में, वो तकरीबन 220 रुपए का लगाया था। अगर तो ये यहाँ से नीचे आता है 160 के आसपास, 170 पे, थोड़ा सा हम बाय कर लेंगे, फिर थोड़ा नीचे गया थोड़ा बहुत बाय करेंगे। लॉन्ग टर्म में हम इसमें थोड़ी सी एक्यूमुलेशन करने का इरादा रखते हैं अगर नीचे आया तो। वरना ये वाहिद वो शेयर है जिसपे हमने एक अपना असेसमेंट की हुई है कि भाई ये वाला शेयर अगर इसने जिस दिन 220 को क्रॉस करेगा ना, तो इसमें हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। ये एक अगेन अंदाजा है हमारा, सही है या गलत है ये वक्त ही बताएगा, लेकिन ये एक अंदाजा है हमारा कि इस शेयर में जब ये अपना प्रीवियस हाई को ब्रेक करेगा तो तब इसमें अच्छी खासी मूव बन सकती है। तो कभी कभार आपको लगता है तो आप यूज कर लें टेक्निकल्स को, लेकिन अगेन पहले शेयर अपने फंडामेंटल्स पे सिलेक्ट करें और फिर टेक्निकल्स पे करें अगर टेक्निकल्स पे भी करना है तो।
लेकिन ये है कि अगर ये नीचे आ गया तो टेक्निकल वाले तो ये कहेंगे ना यहाँ पे, अगर ये कि यार इसने अगर 160 ब्रेक कर दी तो इसमें से एग्जिट कर जाएं। तो हमने अगर 170 और 160 पे खरीदा होगा तो हम वहां से एग्जिट नहीं करेंगे, बल्कि नीचे आने पे हम इसमें और खरीदेंगे। आगे बढ़ने से पहले बताते चलें, हम कोई बाय सेल कॉल नहीं देते, सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। फैसला सबने खुद करना है, क्योंकि मुनाफे में मौज अपनी अपनी और नुकसान में दौड़ अपनी अपनी। जो हमारी वीडियोस देखते हैं और पसंद करते हैं, उनका शुक्रिया। जिन्हें हमारी वीडियोस पसंद नहीं, वो प्लीज ना देखें। अच्छा जी, अब हमारे वो जो क्वार्टरली रिजल्ट्स के एनालिसिस हैं वो तो काफ़ी कंपनियों के पेंडिंग हैं, लेकिन अभी एक दो कंपनियों का आज देख लेते हैं। एक बलोचिस्तान व्हील्स को देखते हैं। इस वक्त इसकी कुछ अर्से पहले हमने वैसे भी इसको हाईलाइट किया था। बहरहाल इसकी 112 रुपये की अभी प्राइस चल रही है, और अगर इसका रिजल्ट देखें तो इसका इस मरतबा ये तकरीबन हर क्वार्टर पे डिविडेंड देते हैं, इस मरतबा डिविडेंड कोई नहीं दिया, जबकि इसकी अर्निंग पर शेयर काफ़ी अच्छी आई है, 6 रुपये तकरीबन। तो अगर पिछले साल के क्वार्टर हिसाब से देखें, सेम क्वार्टर के हिसाब से, तो सेल्स तो तकरीबन उतनी है, लेकिन कॉस्ट में कमी लेके आए हैं, जिससे ग्रॉस प्रॉफिट अच्छा हो गया है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी। अब चल के इसका ट्रेंड देखते हैं। अच्छा जी, बलोचिस्तान व्हील्स के अगर ट्रेंड को देखें तो सेल्स बस मुनासिब हैं, थोड़ी सी कम हुई हैं, लेकिन उसी तरह ऊपर नीचे हो जाती हैं। ग्रॉस प्रॉफिट ठीक है, नेट प्रॉफिट बेहतर हुआ है, और 6 की ईपीएस है। और ये देखें ना, हर क्वार्टर में डिविडेंड देते हैं, लेकिन इस मरतबा नहीं दिया। अगर इस नतीजे को देखें तो अगले 4 क्वार्टर्स में 22 रुपये की ईपीएस हो सकती है, और डिविडेंड इनका वैसे पे आउट रेशो अच्छा है। तो अगेन अब वजह नहीं पता कि किस वजह से इन्होंने रोका है। ये भी हो सकता है कि अगले क्वार्टर्स में थोड़ा ज़्यादा दे दें। तो फॉर द टाइम बिंग हम यही अज्यूम करते हैं कि अगले 4 क्वार्टर्स में 22 रुपये की ईपीएस होगी और 15-16 रुपये का डिविडेंड दे सकते हैं। तो उस एस्टिमेशन के हवाले से हमारे टीयर 1 में फॉल कर जाता है, 15 से ऊपर की डिविडेंड यील्ड इसकी तकरीबन बन सकती है। तो इट इज़ अ गुड स्टॉक टू ऐड, बट फॉर लॉन्ग टर्म व्यू, क्योंकि इसमें वॉल्यूम्स कोई नहीं लगते, ये महीनों महीनों हो सकता है इसी रेट पे रहे, और फिर जब मूव बनेगी ना इसमें, तो मूव ऐसे शेयर्स में फिर एकदम ही बनती है कि वो पता ही नहीं चलता कब बन गई है। अच्छा, वैसे ना कंपनियां जब पहली अपने लो रेट पे हों, और हर केस में हम ऐसा नहीं कहते कि जब डायरेक्टर्स बाय करें तो शेयर खरीद लेना चाहिए, या डायरेक्टर सेल करें तो शेयर बेच देना चाहिए, लेकिन जब कंपनियां अपने लो रेट पे हों, उनमें वॉल्यूम्स ही कम लगते हों, और वहाँ पे डायरेक्टर्स थोड़े बहुत बाइंग करें, जैसे सीईओ और सीओओ ने किया है बाइंग, ये आज ही की खबर है, शायद 15 अक्टूबर है ना आज, हाँ। तो ये एक हम इसको पॉजिटिव साइन लेते हैं। तो हमने इसमें थोड़ी सी पहले रिजल्ट देखने के बाद, कुछ हमारे पास पहले थोड़े से थे, रिजल्ट देखने के बाद हमने इसमें थोड़े से और अपने ऐड किए हैं। बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन यह है कि हमने इसमें ऐड किए हैं। लेकिन फिर भी ये बात है कि इन्होंने डिविडेंड क्यों नहीं दिया, उसकी वजह क्या है वो नहीं पता, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हमने इसमें पोजीशन अभी अभी के लिए बनाई है। यार लगे हाथों ना ई फर्ट को भी देख लेते हैं। ई फर्ट आपको पता है कि पिछला जब इसका रिजल्ट आया था तो हमने इस पर से हाथ थोड़ा सा उठा लिया था, और हमने अपनी इन्वेस्टमेंट को एफएफसी और एफएफबीएल में मुंतकिल कर दिया था। ऑल्दो ये भी थोड़ा सा ऊपर आया पिछले 2-3 महीने में, लेकिन फिर भी हमने इसमें कोई बहुत ही कम थे, कोई 200-300 शायद थे। बहरहाल हमने वो उधर मूव कर लिया था, और वो इससे ऊपर ही गए वो दोनों। लेकिन इसका रिजल्ट अगर देखें तो इसने इस मर्तबा बहुत ही कम डिविडेंड दिया, लेकिन असल में याद रखने की ज़रूरत यह है कि ये पहले काफ़ी डिविडेंड दे चुके हैं। तो कई दफ़ा कंपनी जब कम कमाए और डिविडेंड ज़्यादा दे दे तो ये नहीं सोचना चाहिए कि वो हमेशा ही ज़्यादा देगी। कई दफ़ा वो आने वाले क्वार्टर्स का डिविडेंड पहले दे देते हैं, और उसके बाद फिर उनका डिविडेंड कम हो जाता है। तो अब इसके अगर ईपीएस को देखें, हम नॉन कंसोलिडेटेड में देखते हैं, तो जी ईपीएस इनका आया है जी 5 रुपये 73 पैसे। तो बाकी ज़रा ट्रेंड में चल के डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जी इसका क्वार्टरली ट्रेंड देख लेते हैं। तो सेल्स पिछले क्वार्टर में तो आपको पता है कि इनका वो बंद रहा था प्लांट, इस क्वार्टर में थोड़ा बेहतर हुआ है, लेकिन Q1 के मुकाबले में कम है। और ग्रॉस प्रॉफिट तो Q1 से थोड़ा बेहतर हुआ है, लेकिन पिछले साल Q4 से कम है। और नेट प्रॉफिट भी ठीक है, कम से थोड़ा सा ज़्यादा हुआ है। ईपीएस ठीक है। अब ये देखें, Q1 में 4 रुपये कमाए थे और 8 रुपये का डिविडेंड दे दिया था। और अगर 3 क्वार्टर्स में देखें तो 14.5 रुपये कमाए हैं और 13.5 रुपये का डिविडेंड दिया है।
तो ये इस दफ़ा कम दिया इन्होंने क्योंकि पहले ज़्यादा दे दिया था, तो ये असेसमेंट में इसको कंसिडर करना चाहिए। बहरहाल अभी इनकी प्रॉफिटेबिलिटी उतनी अच्छी नहीं चल रही और इस ट्रेंड को देखें तो ऐसा लग रहा है कि 24 में भी 23 जैसी ईपीएस और डिविडेंड होगा, या यूं समझ लें कि अभी के मुताबिक अगले 4 क्वार्टर्स में 20 रुपए की ईपीएस होगी और 20 रुपए का डिविडेंड होगा। तो इस प्राइस पे तो ये थोड़ा सा फिर महंगा लग रहा है। ये और बात है, फर्टिलाइजर इस टाइम पे अपवर्ड ट्रेंड में है, तो कोई पता नहीं ऊपर तो चला जाए, लेकिन इस टाइम पे डिविडेंड यील्ड इसकी 10% बन रही है और जो प्राइस अर्निंग है वो भी 10 है। तो जब डिविडेंड यील्ड मैटर करती हो तो प्राइस अर्निंग रेलिवेंट नहीं रहती, लेकिन फिर भी डिविडेंड यील्ड के मुताबिक भी ये कोई इतना अट्रैक्टिव नहीं है। तो हमारा इसमें तो इस वक्त भी कोई ख़ास इन्वेस्टमेंट नहीं है। और एफएफसी का रिजल्ट इंपॉर्टेंट होगा, एक तो वो ग्रोथ कर रहे हैं, पहले एफएफबीएल से मर्जर हुआ, फिर एजीएल खरीद रहे हैं, और एक उनकी प्रॉफिटेबिलिटी अगर इसी तरह ऊपर चलती रही तो उनमें तो अभी भी ऊपर जाने का स्कोप ज़्यादा है इस रेट पे भी। एटलीस्ट ईफर्ट से तो बेहतर ही डिविडेंड यील्ड है उनकी इस वक्त। लेकिन यह है कि इस क्वार्टर का रिजल्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा कि क्या वो पिछले क्वार्टर के हिसाब से आया है कि नहीं। तो अब हमने उसमें अपना, फॉर द टाइम बिंग हमने उसमें, क्योंकि हम पावर सेक्टर इतने नीचे आ गया था और हम उसमें तो मूव बनाना हमें सही लग रहा था, तो हमने इस वक्त अपना एफएफसी वगैरह में से काफ़ी स्ट्रेट पे निकाला है। अब उसका थोड़ा रिजल्ट आ जाए, कोई पता नहीं, वैसे तो रिजल्ट आने से पहले और ऊपर निकल जाए, बहरहाल रिजल्ट आ जाए तो फिर हम उसकी आगे फ्यूचर की स्ट्रेटेजी बनाएंगे, क्योंकि उसमें हमारा टारगेट तो बहुत ही जल्दी अचीव हो गया। 3 साल का टारगेट 3 महीने में अचीव हो गया। तो बहरहाल उसमें अब हम देखेंगे, रिजल्ट्स आने के बाद रिविजिट करेंगे। ठीक हो गया जी। ये सारा डेटा हमने पीएसएक्स की साइट से लिया। आप खुद वैलिडेट करें, फिर अपना फैसला करें। याद दहानी करवा दें कि बाय सेल कॉल नहीं थी, वजह पहले बता चुके। तज्जिया पसंद आया तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें। खुश रहें और अपने अमल पे तवज्जो दें। अल्लाह के हवाले।